मेरे घर का माहौल कब से ऐसा हो गया है, अब ठीक से याद भी नहीं। माँ और पापा के बीच की बहसें अब जैसे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। पापा को तो जैसे घर से निकलने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना ज्यादातर माँ के साथ झगड़ा ही होता है। आज भी सुबह वही हुआ। पापा चिल्ला रहे थे, माँ जवाब दे रही थी, और मैं कमरे में अपने नोट्स लिए बैठी थी, लेकिन दिमाग उन पन्नों में कहाँ था। इन रोज रोज की कड़वाहट ने मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। सबसे बुरा तब लगता है जब हर लड़ाई का अंत मुझ पर होता है। पापा गुस्से में मुझे कोसते हैं, मुझे मनहूस तक कह डालते हैं। आज भी वही हुआ। मैं कुछ नहीं बोली, पर अंदर से जैसे कुछ टूट गया हो। हर बार की तरह आज भी मेरी खामोशी चीख रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मैं हमेशा सोचती थी कि जिनके घर में एक ही संतान होती है, वो उसे अपनी दुनिया मानते हैं, उसकी हर खुशी के लिए जीते हैं। पर मेरे साथ शायद किस्मत ने कोई और कहानी लिखी थी। पापा तो जैसे मुझे देखकर ही चिढ़ जाते हैं। उनके लिए मैं कोई खुशी नहीं, बल्कि बोझ हूँ। और जब वो घर से बाहर निकल जाते तो दादी का दूसरा अध्याय शुरू हो जाता। उनकी बातें नश्तर की तरह चुभती थीं, जैसे उन्हें भी मेरी मौजूदगी से शिकायत हो। हमारा घर अब एक घर नहीं रहा था, वो एक रणभूमि बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई नया झगड़ा, नया आरोप, नया ताना। और यह सब अब हमारे मोहल्ले के लिए किसी तमाशे से कम नहीं रहा था। माँ और दादी की लड़ाई में सबसे घिनौने शब्दों की बौछार होती, और अंत हमेशा वही पहुंचता, दादी की वही कड़वी बात, मैं तुझे अपने बेटे से अलग करके रहूंगी। दूसरी बहू लाऊंगी इस घर में। बहुत ऐश कर ली तूने मेरे बेटे के पैसों पर। मैं हर दिन ये सब देखती, सुनती और चुपचाप अपने आप में सिमटती चली जाती। मेरी खामोशी अब मेरा एकमात्र सहारा थी। जब सुबह की शुरुआत लड़ाई से होती, तो समझ लो पूरे दिन घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि तकरार की गूंज बनी रहती। आज भी वही हुआ। सुबह का विवाद शाम तक खींच गया। पापा के जाने के बाद दादी ने मोर्चा संभाल लिया था। माँ पर ताने, उलाहने और तीखी बातें फेंकना जैसे उनकी आदत में शुमार हो गया था। मैंने बचपन से आज तक माँ को कभी अपने लिए कुछ मांगते नहीं देखा। उन्होंने तो अपने ऊपर एक फालतू सिक्का भी खर्च नहीं किया। फिर भी दादी का ये कहना कि पापा के पैसों पर ऐश कर रही है, हर बार मेरी रग रग में आग भर देता। इन सब के बाद माँ चुपचाप मेरे पास आई। मैं खिड़की के पास बैठी थी, बाहर की ओर देखते हुए, लेकिन असल में कहीं और खोई हुई। माँ ने अपने आंचल के कोने से कुछ मुड़े तुड़े रुपये निकाले और धीरे से मेरे हाथ पर रख दिए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज में वही ममता भरी नरमी। बोली, बेटी जरा जाकर 1 किलो मक्के का आटा ले आ। तेरे पापा को मक्के की रोटी पसंद है न। मैंने रुपये लिए, बिना कुछ बोले। दिल में बहुत कुछ था, पर जुबान पर ताला लगा था। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, माँ मुझे हर रोज मक्के का आटा लाने के लिए क्यों भेजती हैं, जबकि मैंने कभी उन्हें उस आटे से कुछ बनाते हुए नहीं देखा। हर बार जब ये ख्याल आता, मैं माँ से पूछने का सोचती, लेकिन फिर रुक जाती। शायद इसलिए कि वो मुझे इन चार दीवारी के बोझिल माहौल से कुछ देर के लिए ही सही, बाहर की खुली हवा में भेजना चाहती हैं। शायद माँ जानती थी कि घर की कड़वाहटें मेरे दिल पर असर कर रही हैं। शायद वो चाहती थी कि मैं उस घुटन से थोड़ा दूर जा सकूं, भले ही बस एक दुकानदार से आटा खरीदने भर के बहाने से। माँ एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, अपने काम में मग्न, अपने परिवार की सेवा में लीन रहती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन इस घर को समर्पित कर दिया, खुद के लिए शायद ही कभी कुछ सोचा हो। पर फिर भी परिवार की नज़रों में उनकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि वो पापा को एक बेटा नहीं दे सकी। जब मेरा जन्म हुआ, उसके बाद माँ को ऐसी शारीरिक तकलीफें हो गई जिनकी वजह से वो दोबारा माँ नहीं बन सकी। ये बात माँ के लिए तो दर्दनाक थी ही, लेकिन पापा के व्यवहार ने इस दर्द को और भी गहरा कर दिया। पापा आमतौर पर अपने ही दुनिया में रहने वाले इंसान थे। बाहर से देखने पर लगता कि वो माँ के साथ ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन ये ठहराव तब टूट जाता जब दादी अपनी अधूरी इच्छाएं उनके सामने रखती। दादी बार बार पापा से कहती, अगर तुझे बेटा नहीं हुआ तो तेरा वंश ही खत्म हो जाएगा। कब तक इस बांझ औरत के पल्लू से बंधा रहेगा। उनके शब्द तलवार की तरह कटते, और पापा चुपचाप उन्हें सुनते रहते। लेकिन हर बार जब दादी ये बात करती कि तेरी दूसरी शादी करवा दूं, तब पापा का चेहरा सख्त हो जाता। वो बिना कुछ कहे उठते, सीधा माँ के कमरे में जाते, और फिर सारा गुस्सा माँ पर उतारते। बोलते थे जैसे सारी गलती माँ की हो, जैसे उसे एक लड़का न दे पाने की वजह से उनका पूरा वजूद ही अधूरा हो गया हो। और माँ, वो सब सुनती रहती, चुपचाप, बिना कोई जवाब दिए।
उनके चेहरे पर सिर्फ एक गहरी चुप्पी होती जिसमें दर्द, लाचारी और ममता सब छुपा होता। जब ये सब शुरू हुआ था तब माँ ने हर बात को चुपचाप सह लिया था। हर ताना, हर आरोप, हर दर्द उन्होंने अपने दिल में दबा लिया था। लेकिन सहनशीलता की भी एक हद होती है। जब वो हद पार हुई तो माँ ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अब घर में पहले से भी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगीं। हर बात पर टकराव, हर दिन एक नया तूफान। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौटी तो घर में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई हलचल थम गई हो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से सिसकियों की आवाज़ आई। मैं माँ के कमरे की ओर भागी और उन्हें ज़मीन पर बैठा फूट फूट कर रोते देखा। मेरा दिल बैठ गया। मैं उनके पास पहुंची, कांपती आवाज़ में पूछा, माँ क्या हुआ? आप इतनी रो क्यों रही हैं? माँ ने रोते रोते मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और फिर टूटी सी आवाज़ में बोली, बेटा सब कुछ खत्म होने वाला है, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। मैं उन्हें पकड़े खड़ी थी लेकिन खुद अंदर से हिल चुकी थी। मैंने माँ को रोते हुए देख खुद को संभालते हुए उनसे कहा, माँ साफ साफ बताइए क्या हुआ है? पापा तो ठीक है ना? मेरी आवाज़ कांप रही थी, दिल धड़कनों से ज्यादा सवालों से भरा हुआ था। माँ मुझे कसकर गले लगाकर और भी जोर से रोने लगी। उनकी रुलाई में डर, दुख और हार सब कुछ घुला हुआ था। कई पल तक वो कुछ बोल नहीं सकी, फिर बड़ी मुश्किल से टूटी आवाज़ में बोली, तेरी दादी, उसने अपने किसी रिश्तेदार की लड़की को घर बुलाया है। अब वो तेरे पापा की उस लड़की से शादी करवाना चाहती है और मुझे और तुझे इस घर से बाहर निकालने की साजिश रच रही है। फिर वो सहम कर बोली, उसके बाद हम दोनों दर दर की ठोकरें खाएंगे। बेटी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माँ की बात सुनकर जैसे मेरे भीतर सब कुछ चटक गया। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने माँ का हाथ थामा और जितनी हिम्मत उस पल मेरे भीतर थी उतनी भर आवाज में कहा, माँ आप घबराए मत, मैं हूं ना, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने मेरे चेहरे की ओर देखा, आंखों में थोड़ा सा भरोसा लौटा। फिर उन्होंने अपने पल्लू में से कुछ सिकुड़े हुए रुपये निकाले, मेरी हथेली में रखे और धीमी आवाज में कहा, जा बेटी जरा मक्के का आटा ले आ, तेरे पापा को मक्के की रोटी पसंद है। मैंने उन पैसों को देखा और माँ की आंखों को भी, और उस पल मैं समझ गई, ये सिर्फ मक्के का आटा नहीं, माँ की आखिरी उम्मीद थी जिसे वो अब भी बचाए रखना चाहती थी। माँ की बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। दिल में हल्की सी हंसी भी आई। एक तरफ माँ की आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, और दूसरी तरफ वो मुझे मक्के का आटा लाने भेज रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अभी तो इन्हें खुद का होश नहीं और इन्हें आटे की पड़ी है। आखिर करती क्या है इस आटे का? जैसे ही मैंने ये सोचा, माँ ने मुझे घूर कर देखा और सख्ती से कहा, जितना कहा है उतना कर। मैंने बिना कुछ कहे पैसे लिए और दुकान की ओर चल दी। खैर, मैं आटा लेकर वापस घर लौटी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा दिल एक बार फिर से भारी हो गया। सामने वही लड़की बैठी थी, दादी के किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी। उम्र से वो लगभग 30-32 की लग रही थी। सजे संवरे कपड़े, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। वो औरत बिल्कुल तैयार होकर आई थी, जीन्स और स्टाइलिश टॉप में, अच्छे से संवरी हुई, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में एक अलग ही अकड़। पहली नज़र में ही लग गया था कि वो यहाँ किसी आम मेहमान की तरह नहीं, किसी मकसद के साथ आई है। मैंने माँ की ओर देखा, उनके चेहरे पर गहराई से उतर आया सन्नाटा साफ नजर आ रहा था। माँ हमेशा से एक सादा, सीधी सपाट औरत रही थी। सिंपल साड़ी, बिना मेकअप का चेहरा और आंखों में सालों का थका हुआ सुकून, पर आज वो सब सोनिया आंटी की चमक के सामने कहीं धुंधला गया था। मुझे माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी जगह धीरे धीरे खिसका दी हो, जैसे वो इस घर में होते हुए भी अब किसी को दिखाई नहीं दे रही। दादी का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जैसे उनकी बरसों की मुराद पूरी होने जा रही हो। वो हर बात में रूबी आंटी को तवज्जो दे रही थी, पहले खाना, पहले बैठने की जगह, पहले मुस्कान। और पापा, वो भी बस रूबी आंटी की ओर ही देख रहे थे। शाम का खाना हम सब ने एक साथ खाया, पर उस टेबल पर सिर्फ हम चारों बैठे थे, माँ और मैं कहीं मौजूद ही नहीं थे। माँ की आंखें खाली थीं और मेरा दिल भारी। रूबी आंटी के घर आने के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे मैं और माँ अब इस घर का हिस्सा ही नहीं रहे। हमारी कमी किसी को महसूस नहीं हो रही थी, जैसे हम बस दीवारों की परछाइयाँ बन गए हों।
खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह जब हुई तो माँ मेरे पास आई। उनकी आंखों में थकी सी उम्मीद थी। उन्होंने मुझसे कहा, आज कॉलेज मत जाना, चलो बाजार चलते हैं, कुछ खरीदारी करेंगे, मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। मैंने उन्हें देखा और थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, अब जब आपने रूबी आंटी को देखा है तब आपको शॉपिंग की सूझी है। अगर मेरी बात पहले मान ली होती तो शायद ये हालात ही पैदा न होते। माँ चुप रही। शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, या शायद कहने को बहुत कुछ था जो दिल से बाहर नहीं आ रहा था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि माँ ने खुद पापा से अपने लिए पैसे मांगे थे, और हैरानी की बात यह थी कि पापा ने बिना किसी सवाल के उन्हें अच्छे खासे पैसे दे भी दिए। न जाने उस वक्त पापा के मन में क्या चल रहा था, ये तो वही जानते थे। हम बस उनके हर बदलते हाव भाव और बर्ताव को देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे। दोपहर होते होते घर का सारा काम निपटा लिया और फिर मैं और माँ बाजार के लिए निकल पड़े। माँ ने पहली बार थोड़ी राहत की सांस ली थी। हमने बाजार में जाकर कुछ अच्छे ट्रेंडी कपड़े खरीदे, जैसे माँ खुद को एक बार फिर से जीना सिखा रही हूँ। जूते भी नए लिए और कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही हम घर लौटे, दरवाज़ा खोलते ही सामने का दृश्य वही था जिसका उन्हें डर था। पापा रूबी आंटी के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे। माँ का चेहरा एक पल में बुझ गया। वो बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और पापा उनके पीछे पीछे चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद मैं खुद जाकर रूबी आंटी के पास बैठ गई। माँ ने मुझसे पहले ही कहा था कि जितना हो सके रूबी आंटी को अपनी बातों में उलझाए रखना, ताकि पापा को ज्यादा समय उनके साथ बिताने का मौका न मिले। दादी तो मानो दिन रात इसी कोशिश में लगी रहती थी कि पापा और रूबी आंटी का रिश्ता जल्द से जल्द गहराए। लेकिन अब मैं भी साफ साफ देख पा रही थी कि पापा खुद भी रूबी आंटी के आसपास मंडराने लगे थे। अब चाहे वो रूबी आंटी कितनी भी कोशिश कर लें, पापा के दिल को पूरी तरह जीत पाना उनके लिए आसान नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मम्मी ने भी अब खुद को थोड़ा बदल लिया था। अब वो पहले जैसी सादी नहीं रही थी। हर रोज सजती संवरती, हल्का फुल्का मेकअप करती और अपने पहनावे में भी बदलाव लाने लगी थी। एक दिन की बात है, हम सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी दादी ने मुझसे यूं ही बातों बातों में कहा, कोमल खाना खा लो, फिर सामने की दुकान से 1 किलो मक्के का आटा ले आना। तुम्हारे पापा को मकई की रोटियां बहुत पसंद हैं। मैंने हैरानी से दादी की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह दिया, दादी आप भी क्या मम्मी की तरह मक्के का आटे का गोदाम खोलने वाली हैं क्या? मेरी ये बात सुनकर सबका ध्यान मेरी ओर था और सबका चेहरा कुछ पल के लिए अजीब सा हो गया। पापा एकदम से तीखे लहजे में बोले, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं कुछ कहने ही वाली थी, पूरी सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र मम्मी पर पड़ी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया, जैसे कह रही हूँ कुछ मत कहो। मैं समझ गई और बात का रुख फौरन बदल दिया। मैं मुस्कुराकर बोली, नहीं पापा, मम्मी भी जब मुझसे कुछ मंगवाती हैं तो ऐसे ही हर बार मक्के का आटा ही मंगवाती हैं, तो मुझे लगा शायद दादी भी अब वही काम कर रही हैं। कमरे में माहौल थोड़ा नॉर्मल हो गया था, लेकिन मेरे मन में मम्मी के उस इशारे ने फिर से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, मेरी उस मजाकिया सी बात पर पापा मुस्कुरा दिए। शायद उन्हें पहली बार मेरे मजाक में कोई तलखी नहीं, बस मासूमियत नजर आई थी। और अजीब इत्तेफाक था कि उसी दिन जब दादी ने मक्के का आटा मंगवाया तो हमारे घर में सच में उससे रोटियां भी बनी। कुछ दिन यूं ही शांति से बीतने लगे। माँ भी थोड़ा सहज होने लगी थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिनों तक ठहरने वाला नहीं था। दादी ने एक बार फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने पापा को फिर से याद दिलाना शुरू किया कि उनका कोई वंश चलाने वाला नहीं है, और अगर अब भी देरी की तो उनके खानदान का नाम ही मिट जाएगा। एक दिन दादी ने साफ साफ कह दिया, तू बस एक बार हाँ कर दे, मैं रूबी से तेरी शादी करा दूंगी, फिर तू अपना नया घर बसा लेना। पापा ने बस इतना ही कहा। अम्मा, मेरा घर तो पहले से ही बसा हुआ है, मगर दादी की जिद किसी दीवार की तरह अटल थी, जो किसी की भावनाओं या रिश्तों की परवाह नहीं करती थी। उसी दिन जब मैं कॉलेज से वापस लौटी तो देखा माँ एक कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मेरा दिल एकदम कांप उठा। मैं बिना कुछ सोचे समझे भागकर उनके पास पहुंची, उन्हें बाहों में भर लिया और चुप करवाने लगी। जब मैंने माँ को किसी तरह चुप कराया तो दिल में एक ही सवाल उमड़ रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो इस कदर टूट गई हैं? मैंने धीरे से पूछा, माँ आप इतनी परेशान क्यों हैं? बताए न। माँ ने थरथराते होंठों से बस इतना कहा, कोमल बेटा तू बस एक काम कर, दुकान से 1 किलो मक्के का आटा ले आ।
फिर सब बता दूंगी। मैं चुप हो गई, जैसे उनकी आंखों में कोई ऐसा राज था जो बस मक्के के आटे की थैली के बदले खुल सकता था। मैं बिना कुछ बोले दुकान की ओर चल पड़ी। वैसे तो मक्के का आटा मंगाना अब एक आम सी बात हो गई थी, लेकिन माँ कभी खुद इसे लेने नहीं जाती थी, हमेशा मुझे ही भेजती थी, और वो भी बड़े गुपचुप तरीके से। उन्होंने मुझसे कह रखा था कि आटा कभी भी सीधे हाथ में लेकर मत आना, बैग में रख कर लाना। और अगर कोई पूछे तो कह देना कि खाने पीने का कुछ सामान या किताबें लेने गई थी। जब मैं वापस लौटी और आटा माँ को थमाया, तो मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब तो बताए माँ, आखिर बात क्या है। माँ की आंखों में फिर से पानी भर आया। उन्होंने भारी दिल से कहा, कोमल, आज तुम्हारी दादी ने मुझसे कह दिया कि मैं अब तुम्हारे पापा का कमरा छोड़ दूं, क्योंकि अब इस कमरे में वो रूबी को दुल्हन बनाकर बैठाएंगी। उस पर जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक औरत को उसके ही घर में, उसके ही पति के कमरे से बेदखल करने की तैयारी हो रही थी, और वो भी इतनी आसानी से, जैसे उसका कोई हक कभी था ही नहीं। मैंने माँ की तरफ देखा और धीरे से पूछा, अब आप क्या करने वाली हैं, माँ? माँ ने गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर सैकड़ों सोचों को समेटकर एक फैसला निकाल रही हूँ। फिर उन्होंने ठहरे हुए स्वर में कहा, अब मैं तेरे पापा से बात करूंगी। अगर उन्होंने भी अपनी माँ का ही साथ दिया, अगर उन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं चुपचाप ये कमरा छोड़ दूँ, तो फिर मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। कोमल, माँ की बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मुझे पता था, जब माँ कोई फैसला लेती हैं, तो वो उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। उस पल मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। पूरे दिन मैं ईश्वर से बस एक ही दुआ मांगती रही कि पापा माँ का साथ दे, उनका हाथ थामे, उन्हें समझें। मगर मन के किसी कोने में ये डर भी बना रहा कि शायद ऐसा नहीं होगा। शाम को जब पापा घर लौटे, तो मैं चुपचाप एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उन्होंने आते ही रूबी आंटी से लंबी बातचीत शुरू कर दी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। उन्हें देखकर मैं बस यही सोचती रही, काश पापा कभी मम्मी से भी ऐसे ही मुस्कुराकर बात करते। थोड़ी देर बाद पापा उठे और अपने कमरे की ओर चले गए। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था और मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या पापा मम्मी का साथ देंगे या फिर हमारी किस्मत में इस घर से बेघर होना ही लिखा है। हर बीतता पल जैसे एक भारी बोझ बनकर मेरे सीने पर बैठा जा रहा था। तभी अचानक मम्मी मेरे पास भागती हुई आई। उनकी आंखों से आंसुओं की धार थमी नहीं थी। वो मुझसे लिपट गई और ऐसे रोने लगी। मेरा दिल डूबने लगा। मैं सब समझ गई थी, लगने लगा अब हमें ये घर छोड़ना ही होगा। मैंने माँ का चेहरा थामते हुए कहा, माँ, आप जहाँ जाएंगी, मैं भी वहीं चलूंगी। मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना है। लेकिन माँ ने मेरे आंसू पोंछते हुए धीमे से कहा, अरे मेरी प्यारी बच्ची, आज तेरे पापा ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। जब मैंने उनसे सब कुछ बताया, तो उन्होंने साफ कह दिया, माँ का तो दिमाग फिर गया है, तुम एक शब्द भी मत सुनना। तुम्हारा और कोमल का इस घर में वही हक है जो मेरा है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार यह आंसू तकलीफ के नहीं, खुशी के थे। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ा तूफान टल गया हो। मैं मम्मी को गले लगाकर बस यही सोचती रही, काश हर बेटी की माँ को ऐसा साथ और ऐसा सम्मान मिले। मेरे दिल पर से जो भारी बोझ हटा था, वो फिर से धीरे धीरे वापस आकर बैठ गया। कुछ ही दिनों में हालात फिर बदलने लगे। दादी ने रूबी आंटी को पापा के साथ बाजार भेज दिया, कभी कपड़ों की खरीदारी तो कभी घर की ज़रूरतों के बहाने। फिर तो यह एक आदत सी बन गई। कभी वो दोनों किसी दुकान पर होते, तो कभी साथ साथ टहलते हुए नजर आते। पापा के हर कदम पर उनकी निगाहें टिकी रहती, मानो वो हर बार खुद से यही पूछ रही हो, अब क्या होने वाला है। और जब उनका दिल ज्यादा बेचैन हो उठता, तो मुझे एक बार फिर उसी मक्के के आटे की दुकान पर भेज देती। लेकिन उस दिन जैसे सब्र की हद ही पार हो गई। रूबी आंटी ने दादी से ठोस शब्दों में कह दिया, अगर विजय ने अगले हफ्ते मुझसे शादी नहीं की, तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर मैं यहाँ कब तक यूं ही बैठे बैठे इंतजार करती रहूं। उनकी बातों ने जैसे एक बार फिर तूफान की दस्तक दे दी थी। माँ का चेहरा जैसे और भी बुझ गया था। रूबी आंटी की बातों ने जैसे दादी की नींद उड़ा दी थी। अगले ही दिन रविवार था, और सुबह से ही घर का माहौल भारी लग रहा था। मैं घर पर ही थी जब दादी ने मम्मी पर चढ़ाई शुरू कर दी। पहले तो वो तानों के बाण चलाती रही, एक से एक तल्ख बातें, और फिर गालियों पर उतर आईं। उनका गला जैसे घर की दीवारों से टकरा रहा था, विजय का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुझे इस घर से ही नहीं, उसकी जिंदगी से भी बाहर कर दूंगी। मम्मी खामोशी से सब कुछ सहती रही, एक शब्द भी दादी के मुंह नहीं लगाया।
लेकिन जब दादी ने हद पार करते हुए कमरे में घुसकर मम्मी का सामान बाहर फेंकना शुरू किया तो मुझसे नहीं रहा गया। मेरा गुस्सा मम्मी पर ही फूट पड़ा। आप क्यों चुप हैं? कब तक सहेंगी आप ये सब? माँ ने बस इतना ही कहा, बेहद शांत स्वर में। मैं सब सामान समेट लूंगी, तुम बस दुकान से 1 किलो मक्के का आटा ले आओ। मैं मन मसोसते हुए बाहर निकल गई। रास्ते भर गुस्सा भी था और दुख भी था। दुकान पहुंचकर जैसे ही मैंने आटा लिया और उसे बैग में डालने लगी तो महसूस हुआ कि पॉलीथीन कहीं से फटी हुई थी। उस वक्त मैं इतनी उलझी हुई थी कि बैग में आटे की फटी हुई थैली को ठीक से देखने का भी ध्यान नहीं रहा। मैंने जैसे तैसे उसे बैग में डाला और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गई। मगर जैसे ही आधे रास्ते पर पहुंची, बैग के अंदर कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे कुछ हिल रहा हो। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। डरते हुए जब बैग खोला तो मेरी सांसें थम गईं। उसमें एक छोटा सा घायल पक्षी पड़ा था, शायद गलती से थैली में आ गया था। घबराकर मैंने उस पक्षी को वहीं सड़क के किनारे रख दिया और घर लौटने के बजाय सीधे पापा की दुकान की ओर चल पड़ी। दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर। पापा ने मुझे देखा तो वह तुरंत मेरी हालत समझ गए। मैंने कुछ कहे बिना उनका हाथ पकड़ा और कहा, आप मेरे साथ चलिए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप मेरे साथ घर की ओर चल दिए। जैसे ही हम घर पहुंचे, मम्मी ने पापा को देखा और रोने लगी। पापा एक पल में मम्मी के पास पहुंचे, उन्हें गले से लगा लिया और फिर मेरा और मम्मी का हाथ थामकर हमें कमरे के अंदर ले गए, जैसे पहली बार कोई सच में हमारा अपना बनकर साथ खड़ा हुआ हो। दादी फिर से हमें गरियाने लगी। उसकी आवाज़ घर में गूंजने लगी, अजय, अभी और इसी वक्त अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। इसने तो मेरी इज्जत तक नहीं रखी। पापा ने उसकी बात को सुना और फिर शांत होकर बोले, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ही कुछ गलत कहा होगा। दादी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई और बोली, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि यह अपना कमरा खाली कर दे और इस कमरे को रूबी के लिए सजाकर तैयार करना है, ताकि मैं कल तुम दोनों की शादी करवा सकूं। पापा ये सुनकर जोर से हंसी में फूट पड़े, जैसे वह किसी मजाक को समझ रहे हों। फिर उन्होंने दादी से कहा, अम्मा, अब आप ये ड्रामा बंद करिए, आप अपनी बात अब रूबी से कहिए। और फिर पापा ने रूबी आंटी से कहा, आप हमारे घर की मेहमान हैं और हमने आपके साथ अच्छा वक्त बिताया, लेकिन अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी मजबूरी बन गई है कि मुझे आपको इस घर से जाने के लिए कहूं। पापा के इस फैसले ने जैसे घर के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था और अब सबको ये साफ था कि पापा ने अपनी माँ की बातों को नकार दिया था और घर में जो हो रहा था उसे खत्म करने का वक्त आ चुका था। मैंने पापा को कहते सुना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का सुकून और शांति बर्बाद हो रही है। उनकी यह बात सुनकर दादी बुरी तरह भड़क उठी, जैसे किसी ने उनके अहम पर चोट कर दी हो। वो चीखते हुए बोली, विजय, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये रूबी तुझे वारिस दे सकती है, तेरे वंश को आगे बढ़ा सकती है। और तेरी बीवी, वो तो बांझ है, तुझे उससे क्या मिलेगा? पापा ने दादी की बात सुनी और बिल्कुल शांत स्वर में बोले, अगर भगवान की मर्जी होगी तो मुझे लड़का मेरी पत्नी से ही मिलेगा, और अगर नहीं भी मिली तो भी मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर वो थोड़ा रुके और बोले, आप इस घर की मालिक हैं, ये बात मैं हमेशा मानता हूँ। इस घर का हर कोना आपका है, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी भी इस घर का हिस्सा हैं और वो हमेशा आपकी सेवा करेगी। लेकिन अगर आज के बाद आपने हम तीनों के साथ कोई लड़ाई या अपमान किया तो हम ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। पापा की इस साफ और सख्त बात के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसी दिन रूबी आंटी ने अपने सामान समेटा और चुपचाप वापस लौट गईं। पहली बार ऐसा लगा कि पापा ने सच में मम्मी और मुझे सबसे ऊपर रखा। और दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी से कोई बात नहीं की। घर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद सब थम गया हो। मैं पापा के पास गई और कहा, पापा, आपने मम्मी और मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अगर आपने शुरू से हमें प्यार और सम्मान दिया होता तो शायद हमें ये सब सहना ही नहीं पड़ता। पापा ने मेरी बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान है। मैं उसके बिना खुद को अधूरा समझता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी माँ के सामने बेबस रहा हूँ। वो स्वभाव से तेज तर्रार और जिद्दी रही हैं। मैं हर बार कोशिश करता था कि तुम्हारी माँ और तुम ही उनके गुस्से से बचा सकूं। उन्होंने आगे कहा, जब भी अम्मा को गुस्सा आता था मैं जानबूझकर तुम दोनों से उलझ जाता था ताकि उनका ध्यान मुझ पर चला जाए और वो तुम लोगों पर नाराज न हों। मगर ऐसा करते करते मैं खुद भी बदलता चला गया और तुम दोनों को अनजाने में ही दुख देता रहा। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं।
मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, पापा आप एक बार मम्मी से पूछिए तो सही कि वो मुझे रोज मक्के का आटा क्यों मंगवाने भेजती थी। उस दिन जब मैं दुकान से आटा लेकर आ रही थी तो आटे के बैग में मुझे एक अधमरा सा पक्षी मिला। वो नज़ारा इतना डरावना था कि मेरा दिल दहल गया था। मुझे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बात नहीं हो सकती। आटे के साथ पक्षी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरी बात सुनकर मम्मी घबरा गई, उनके चेहरे का रंग उतर गया। कुछ पल वो चुप रहीं, फिर भारी आवाज में बोली, कोमल अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। जिस दिन तुम आटा लेकर आई थी उसी दिन उस दुकान के पास एक बाबा आए हुए थे। वो कुछ तंत्र मंत्र और ताबीज का काम करते हैं। मैं हैरान थी। मम्मी ने आगे बताया, मैं बहुत डर गई थी उस माहौल से, और जब मुझे लगा कि हमारी जिंदगी बिखर रही है तो मैंने बाबा से कुछ मदद मांगी थी। बस उसी से ये सिलसिला शुरू हुआ। मम्मी की बातों ने मुझे पूरी तरह चौंका कर रख दिया। उन्होंने बताया, मैंने दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी बाबा से एक ताबीज ले ले। उसने बताया कि बाबा ने कहा है कि मक्के का आटा मंत्र पढ़कर दिया जाएगा, जिसे 40 दिनों तक रोज छत पर डालना है ताकि पक्षी खाएं। और आखिरी दिन एक ऐसा अधमरा पक्षी दिया जाएगा जिसे अपनी सांस को खिला देना होगा। इससे उसकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन बेटा, तुमने वो पक्षी रास्ते में ही फेंक दिया और मेरा नियम भी अधूरा रह गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने तुम्हें हर रोज इसलिए भेजा ताकि वह उपाय पूरा हो सके, ताकि इस झगड़े भरे जीवन से छुटकारा मिल सके। लेकिन देखो, ताबीज का असर तो फिर भी हो गया। तुम्हारे पापा का व्यवहार बदल गया, उन्होंने मेरा साथ दिया। मम्मी की बातें सुनकर मैं हल्की सी मुस्कुरा तो दी, पर अंदर से हिल चुकी थी। दिमाग सुन्न हो गया था। बिना एक शब्द बोले मैं सीधी उस दुकानदार के पास पहुंची और गुस्से में भरकर उसे खरी खोटी सुनाई। मैं चीखते हुए बोली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। लोगों के दुख और डर का ऐसे फायदा उठाते हो। डूबकर मर जाना चाहिए तुम्हें। मैंने गुस्से में दुकानदार से कहा, तुम जैसे लोग लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो, उन्हें अंधविश्वास में डालकर काले जादू की राह दिखाते हो। लेकिन वह बिल्कुल शांत था। बोला, बहन जी, मैं तो बस एक दुकानदार हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को कोई काला जादू नहीं करवाया। बल्कि जब उन्होंने अपने इरादे बताए तो मैं खुद चौंक गया था। मैंने उन्हें बस इतना कहा था कि अगर आप 40 दिन तक अपने पति और सास से बहस नहीं करेगी तो घर में शांति अपने आप आ जाएगी। सोचिए जरा, अगर कोई औरत 40 दिन तक किसी से न उलझे तो घर वाले भी उसका सम्मान करने लगेंगे। मुझे नहीं पता ताबीज से कुछ होता भी है या नहीं। उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी। जितना मैं सोच रही थी वह दुकानदार उतना ही समझदार निकला। मैंने महसूस किया कि पापा का बदलता व्यवहार किसी ताबीज का असर नहीं था, बल्कि वह मम्मी से सच्चा प्यार करते थे। ये सब मम्मी के धैर्य, त्याग और चुपचाप सहने की ताकत का नतीजा था। मैंने ये भी जाना कि अगर हर औरत थोड़ा सब्र और समझदारी से काम ले तो शायद झगड़े टल सकते हैं, रिश्ते संभल सकते हैं, और न ही किसी घर में दरारें पड़ेंगी, न ही किसी औरत की जगह कोई सौतन ले पाएगी। अब इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं। पापा ने मम्मी का इलाज बड़े अच्छे से करवाया और आज हमारे घर में एक नन्हा मेहमान भी आ चुका है, मेरा छोटा भाई। घर का माहौल अब पहले से बहुत बेहतर है और हर कोने में सुकून महसूस होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।